Now, not only do the more educated and healthier people gain through higher income, society also gains in indirect ways because the advantages of more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given healthcare. अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की मदद बाकी सोसाइटी के सेक्शन के लोगों को भी मिलती है, राइट? वो जो काम करते हैं उससे जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए भी बेहतर मदद तैयार होती है. इनफैक्ट human capital is in one way superior to resources like land, physical capital. Human capital can make us use land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. भैया land और capital जो है, land और capital ये खुद काम नहीं करेंगे, इनको काम कराएगा कौन? कराएगा human. तो अगर human resource developed है तो इनका development निश्चित है कि वो इनका जो use है judiciously करेगा. ये सब आपको लिखना नहीं है, right? For many decades, कई सालों से, 10 सालों से, decades, एक डेकेड 10 साल की होती है, तो फ्रॉम मेनी डेकेड्स, कई सालों से अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी. पहले क्या होता था, हम आज भी बोलते हैं यार इंडिया में क्या है, इंडिया की तो इतनी पॉपुलेशन है, लोग भरे पड़े, तो सालों तक हमारी सोच ऐसी थी कि बड़ी पॉपुलेशन यानी लायबिलिटी. लेकिन अब इस सोच को बदलिए, अगर उसी बड़ी पॉपुलेशन को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए तो वो वंडर करके इस कंट्री को और कई लेवल्स पे पहुंचा सकती है, राइट? रादर देन एन असेट. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी अ बर्डन फॉर इकोनॉमी. इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव असेट. वो सिर्फ एक बर्डन बन के नहीं रह सकती, उसे हम असेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग देम इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. वही बात है, वही चीज है जो आपने पहले फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखी, वही चीज बार बार रिपीट होगी, राइट? इसलिए मैं कह रही हूं, डोंट राइट इट, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बाय एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हायर रेट्स ऑफ रिटर्न. यही पढ़ते आ रहे हैं. The investment on people is same as investment on land and capital. जबकि इससे ज्यादा प्रोडक्टिव है लैंड एंड कैपिटल पे जो पैसा लगा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स पे लगाओ तो वो और इसमें एड ऑन कर देगा, पुट अप कर देगा. A child too with investments made on her education and health can yield a higher return in future in form of higher earning and greater contribution to the society. एक छोटा सा बच्चा भी अपने फ्यूचर में कई वंडर्स कर सकता है, सोसाइटी के लिए बहुत मददगार हो सकता है अगर उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए. एजुकेटेड पेरेंट्स, अब यहाँ हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं और कुछ नया पढ़ रहे हैं. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. देखिए, एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे ज्यादा पैसा लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देमसेल्व्स. वो खुद जानते हैं कि एजुकेशन से उनको क्या क्या बेनिफिट मिले, तो वो ज्यादा पैसा लगाते हैं. और इससे कहा जाता है, जो मैं नई बात कह रही थी, वो है वर्चुअस साइकिल. इसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअस साइकिल. व्हाट इज वर्चुअस साइकिल? एजुकेटेड पेरेंट्स टेंड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड दे इन्वेस्ट मोर ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, राइट? दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. पढ़े लिखे माँ बाप न्यूट्रिशन, हाइजीन, हेल्थ दोनों की बात करते हैं. यानी वर्चुअस साइकिल का मतलब क्या है? एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं किस पर? दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. दीज टू पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? They accordingly look after their children's need for education at school and good health. The virtuous cycle is created in this case. इस केस में क्या होगी? virtuous cycle होगी. Educated parents, educated children will again have become educated parents, right? तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे? virtuous cycle, a positive cycle. We'll call it a positive cycle. Educated parents will give more importance on their children's training, and then these children will become future parents and they'll also take care of their children. So this goes into a positive manner. This is called virtuous cycle. Second, the negative cycle, the opposite one, ये लिखेंगे अपन, right? You'll write virtuous cycle, you will write all this. You can make this also so that it becomes more creative and a lighter notes. मैं चाह रही हूँ आपके जो notes है वो बहुत light बने. ये बहुत सारा नहीं लिखना, हमें किताब है हमारे पास, हमें notes ऐसे होने चाहिए कि हमें चैप्टर का रिवीजन करना हो तो क्विक हो जाए, right? I hope आपने ये लिखा. Virtuous cycle के बाद the next cycle is vicious cycle. Vicious cycle tends to be the negative cycle again. अब इसमें क्या होगा? Vicious cycle क्या होगी? Uneducated parents, they do not understand the importance of education because they themselves have not realized it. They invest less into education, they invest less into health, so they will also have uneducated, they will tend to have more of uneducated children, right? और अच्छा, इंडिया में एक प्रॉब्लम और होती है कि for boy child, right? Uneducated families में boy child की वजह से बहुत सारी girl child पैदा हो गई. तो जो 4-5 गर्ल चाइल्ड हुई उनके बाद एक बॉय चाइल्ड पैदा हुआ, तो जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके पास जितना भी पैसा है ना वो लड़के को पढ़ाने में लगा देते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते. तो आप सोचिए 6 बच्चे, 6 में से 5 अनएजुकेटेड, 1 एजुकेटेड. दिस इज आल्सो द विशियस साइकिल, द नेगेटिव वन, right? In contrast to virtuous cycle, vicious cycle may be created by disadvantaged parents. Who are these parents? The uneducated ones, who themselves are uneducated and lacking in hygiene. जो खुद ही proper hygiene, health facilities नहीं है, proper conditions में नहीं है, keep their children in similarly disadvantaged state. और फिर वो भी अपनी जो generations है, अपने बच्चे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा disadvantageous stage में रखते हैं. अब बेटा यहाँ पर देखिए, मैंने चैप्टर बिल्कुल शुरू में आपको एग्जाम्पल दे दिया था जापान का. यहाँ पर फिर वो एग्जाम्पल दोहराया गया है. कंट्रीज लाइक जापान एक एग्जाम्पल की तरह खड़ा हो गया है, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क स्टेट कर दिया है. हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्स. ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट? आप ये लिखेंगे, समझ रहे हैं यहां तक. अब
क्या आप नोट्स बना रहे प्रॉपर्ली? आई होप, राइट? कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच. द इंपोर्ट नेचुरल रिसोर्स इन द अदर कंट्री. हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप? अब सोचो, नेचुरल रिसोर्सेज बाहर से मंगाते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. जापान के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाड़ी कहीं भी बन रही हो, उसके बाकी पार्ट्स कहीं भी बन रही हो, इंजन अगर जापान का है तो उस गाड़ी की वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा होती है. तो सोचिए, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान फिर भी एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है. क्यों है? राइट? They have invested. They see, there's a question also. How did they become rich and developed? This question may also come. They become rich and developed because they've invested on the people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology evolved by people have made these countries rich and developed. You will write this part. Right? I hope everybody of you is making proper notes. अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा what people as resource के नाम पे हमने बात करी. फिर मैंने आपको दो इक्वेशंस लिखवाई. people, right, is equal dash education plus health plus training is equals to asset. फिर आपको मैंने लिखवाया people dash liability. अगर आप बाकी चीजें नहीं दोगे तो it tends to become a liability. फिर मैंने आपको जीडीपी बताया क्या होता है, जीडीपी कैसे निकालते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी बताया. प्राइमरी कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी क्या है बताया. फिर बताया जीडीपी से जीएनपी कैसे निकलता है, ये भी मैंने लिखवाया जीएनपी. फिर बाकी चीजें मैंने आपको ओरली समझाई और फिर लिखने को बोला अबाउट विशियस साइकिल एंड वर्चुअस साइकिल. एंड आई आस्क्ड यू टू राइट द एग्जांपल ऑफ जापान. आई होप एवरीबडी वुड हैव मेड दीज नोट्स वेरी वेरी प्रॉपर्ली. हियर normally a large population has been considered a liability. फिर हम वही बात कर रहे हैं, rather than an asset. But a large population need not be a liability. बड़ी population liability नहीं होगी if it is being turned into a productive asset by investing it on human capital. अगर हम उसके ऊपर पैसा लगाएं education पे, for example spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in use of modern technology, useful scientific researches and so on. एक छोटे से छोटे फार्मर को भी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की, बहुत सारे और तरीकों की, ताकि वो और वंडर्स अपने तरीके से अपने काम में कर पाए. हर व्यक्ति बहुत अच्छा काम करके आ सकता है अगर उसे उस काम की प्रॉपर ट्रेनिंग एक बहुत प्लान तरीके से दी जाए तो. ओके, द वेरियस एक्टिविटीज ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमें जीडीपी पढ़ना था, लेकिन हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं और आप ये लिखेंगे भी. द वेरियस 3 एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड एज 3 मेन सेक्टर्स. किसी भी, आप देखो, आप इंडिया में कोई भी काम देख लो बेटा, कोई भी काम वो इन 3 सेक्टर्स के बाहर नहीं है. टेलर क्या करता है, सर्विस देता है, टर्शरी. राइट? कोई भी काम ले लो आप, 3 सेक्टर्स के बाहर नहीं जाएगा. ट्रांसपोर्ट, टर्शरी. राइट? अब प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, मैंने आपको बहुत सिंपल एक बात बता दी, नेचर. हर एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है इज प्राइमरी. ठीक है? बहुत सिंपल तरीका है समझने का. एग्रीकल्चर, जमीन पे कर रहे हो ना खेती, नेचर से रिलेटेड है. फॉरेस्ट्री, जंगल में काम कर रहे हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, अरे वाह. सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, टर्शरी का पार्ट. राइट? एनिमल हस्बेंड्री, राइट, सिल्क, वो सेरिकल्चर, एग बिजनेस, जो भी है, ऑल कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री. अब वो बंदा क्या कर रहा है, अंडे बेच रहा है तो टर्शरी. राइट? हस्बेंड्री मींस मुर्गियां पालना, राइट, प्रॉपर उस काम को करना. फिशिंग, मच्छी बेचना इज अ डिफरेंट टास्क. फिश को प्रॉपर्ली पानी से निकालना, फिर उसको काट के बेचना, तो फिर दैट पर्सन विल गो इनटू प्राइमरी. पोल्ट्री फार्मिंग, राइट, माइनिंग, मिनरल निकालना प्राइमरी, मिनरल मैन्युफैक्चर करना सेकेंडरी. एंड क्वारिंग इज ऑल्सो माइनिंग, टेकिंग शाफ्ट माइनिंग और बहुत डिटेल में जाने को. राइट? फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी का सिंपल सा फंडा है लर्न करने का, मैन्युफैक्चरिंग. एवरी एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. एंड टर्शरी इज सर्विस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वाले आपको फैसिलिटी देते हैं, आप पैसा दे रहे हो. व्हाट इज इट? इट इज अ सर्विस. बैंकिंग, बैंक क्या है, सर्विस है. बैंक को घर थोड़ी लेकर आते हैं, हम प्रोडक्ट थोड़ी लाते हैं, बैंक की सुविधा जो हमें मिल रही है. एजुकेशन, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ. हेल्थ, हॉस्पिटल्स. टूरिज्म, घूमने जाते हैं, लग्जूरियस जगह को एंजॉय करके आते हैं, रह के आते हैं, 2 दिन मस्त होकर आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. राइट? इंश्योरेंस सर्विस है, are included in tertiary sector. These activities in this sector result in production of goods and services. So I hope everybody is very clear with these 3 sectors. ये आगे पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो इनके, ये फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स की. राइट? और इनके ऊपर जो है इमारत खड़ी होगी आपकी. तो आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपके जो बेसिक है आपको क्लियर हो जाना चाहिए. आई होप आपको तीनों सेक्टर्स समझ आ गए. आपको नेशनल इनकम, जीडीपी और जीएनपी का कंसेप्ट समझ आ गया. वो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है. अच्छा, डेफिनेशंस भी आ सकती है. जीडीपी क्या होता है, इनकम विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री. जीएनपी क्या होता है, व्हेन जीडीपी इज बीन एडेड विद द इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट बिकम्स द नेशनल इनकम ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. राइट? हियर दीज एक्टिविटीज. नाउ सी, ये तो हुए 3 सेक्टर्स की बात. अब जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है. ये भी आप लिखेंगे. राइट? आई होप यू हैव रिटन दिस. द सेक्टर्स के बाद वील राइट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2. वन इज मार्केट एक्टिविटी. व्हाट इज मार्केट एक्टिविटी? इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटी. राइट? मार्केट एक्टिविटी है वो काम जो हम कर रहे हैं और उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ मार्केट एक्टिविटी, इसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है. राइट? अच्छा, अगर मैं अपने बच्चे को घर पे पढ़ाऊं तो मैं उससे सैलरी ले नहीं रही, उससे कोई फी नहीं ले रही. दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी. समझ गए आप? राइट? तो ऐसा कोई भी काम जिससे मुझे पैसा मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो कहलाती है मार्केट एक्टिविटी. एक्टिविटी परफॉर्म टू पे और प्रॉफिट, कि वो किया गया है सैलरी के लिए या प्रॉफिट के लिए.
These include production of goods and services, including government services. इसमें production of goods and services आएगा, government services इसमें जुड़ जाएंगी. और non-market activities are the production for self-consumption. जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने self-consumption कर रहे हो. एक शेफ है वो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, उसके लिए उसको इनकम मिल रही है, दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी. लेकिन वही शेफ अपने घर में अपने लिए खाना बना रहा है, इट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी. राइट, दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड होल अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब ये क्यों किया जा रहा है भाई? ये अपने कंजम्पशन के लिए किया जा सकता है, ये हो सकता है किसी और बेसिक अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी एसेट को फिक्स करने के लिए. अच्छा ठीक है, जमीन है मेरी खाली है, मैं फालतू में कहीं पर किराया क्यों दूं, मैं यहीं रह लूं. तो वो सेल्फ कंजम्पशन, मैं अपने घर में रह रही हूं, उसको मैंने किराए पे नहीं चढ़ाया, तो वो मेरा नॉन मार्केट एक्टिविटी. लेकिन उसी घर से मैं शिफ्ट हो जाऊं, उसको किराए पे चढ़ा दूं, तो वो एक मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी. Right? I hope you are very clear with this also, economic activities. Market or non-market activity, I hope everybody is very clear with this. Now, various activities relating to legal protection is merged. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other security systems. अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगी, ये जो है कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटी जो है, इसके केस में लोगों को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है. जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, राइट, तो मुझे नौकरी से कल निकाला नहीं जा सकता कि मुझे कहते हैं कि कल से मत आना. नहीं, अगर मुझे कोई नौकरी से निकालना चाहते हैं तो मुझे 1 महीने का नोटिस मिलेगा पहले, और फिर मुझे नौकरी से बाय बाय किया जाएगा. तो देखिए यहाँ पर जो है, जो मार्केट एक्टिविटी है उसमें मेरे पास लीगल प्रोटेक्शन है. राइट, अच्छा इसको हम ये इस टर्म्स पे ना 2 लेवल पे भी समझ सकते हैं. एक होती है ऑर्गेनाइज्ड. देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले आती हूँ और ज्यादा समझाती हूँ आपको. मार्केट एक्टिविटी जो है वो भी 2 तरीके से होती है. सही मायने में अगर हम लीगल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो मार्केट एक्टिविटी भी 2 तरीके की होती है. एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. अच्छा बेटा, मेरे घर में बाई काम करने आती है, क्या मैंने बाई से एक एग्रीमेंट किया है, लीगल पेपर्स साइन कराए हैं? राइट, क्या बाई को नौकरी से निकालने से पहले मुझे 1 महीने का नोटिस देना होगा? नो. वो बाई भी तो मार्केट एक्टिविटी कर रही है, वो भी तो घर के लिए काम नहीं कर रही, अर्न कर रही है. लेकिन उस बाई की जो मार्केट एक्टिविटी है वो किसमें आ रही है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. क्यों? क्योंकि वहां पर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है. वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज merged. कुछ एक्टिविटीज मार्केट में ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके केस में आपके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है. मेरे पास जॉब अग्रीमेंट है, मेरा जॉब प्रॉपर तरीके से है, अगर मुझे नौकरी से निकाला जाएगा तो उसके पहले मुझे 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा. राइट, ताकि 1 महीने में मैं अपने लिए कोई दूसरी व्यवस्था करूं. राइट, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं. मार्केट एक्ट में ये सारी चीजें होंगी, नॉन मार्केट में ये चीजें नहीं होंगी. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. Organized में प्रॉपर नॉर्म्स होंगे इनकम के, अनऑर्गेनाइज्ड में प्रॉपर नॉर्म्स नहीं होंगे. यहाँ पे लो इनकम होगी. भाई बाई को तो आप अपनी मर्जी से चला लेते हो, कोई 5,000 पे चल गया, कोई 6,000 पे चल गया. दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Right, in this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. ऐसी सिस्टम में कोई भी सुविधा नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है. क्या हम बाई को मैटरनिटी लीव देते हैं? राइट, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैटरनिटी लीव का प्रावधान है. राइट, तो देखिए ये हमारे इकोनॉमी में लूप होल्स हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सिस्टम अनऑर्गेनाइज में भी ये सारे प्रावधान होने चाहिए. However, women with higher education and skill formation are paid at par with the men. अच्छा, एक फर्क और देखते हैं हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो हाईली एजुकेटेड औरतें हैं उनकी सैलरीज और मेल्स की सैलरीज बराबर होती है. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, आदमी और औरत की तनख्वाहों में डिफरेंस होता है. राइट, among the organized sector, teaching, medicine attract them most. Some women have entered administrative services and other services including jobs of high level scientific technology. तो कुल मिला के ये बात है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर जेंडर बायसनेस भी हटा दी गई. पहले इन सेक्टर्स में भी हुआ करती थी, लेकिन कई नियमों के आधार पर अब ये जो पेमेंट रेम्यूनरेशन एट पार रख दिया गया है, इक्वल रेम्यूनरेशन रखा गया है, ये सारी जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे हटाई जा रही है. और समय के साथ रहते रहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री शुड इवन लुक आफ्टर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. राइट, तो अब आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में अगर डिफरेंस बताएं तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें यू डोंट हैव अग्रीमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड में यू हैव अग्रीमेंट. ठीक है, और ऑर्गेनाइज में यू हैव इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, अनऑर्गेनाइज में यू डोंट हैव इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन. ऑर्गेनाइज में यू हैव वेरियस फैसिलिटीज व्हिच आर देयर, मेडिकल, चाइल्ड केयर. अनऑर्गेनाइज में यू डोंट हैव दीस फैसिलिटीज. राइट, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप एग्जांपल लिख सकते हो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, और अनऑर्गेनाइज में आप डोमेस्टिक हेल्पर का एग्जांपल लिख सकते हो. नाउ दिस इज योर टास्क टू मेक योर नोट्स. मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए लिखिए. राइट, लिखिए. मार्केट एक्टिविटी जो है वो 2 में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में. टेबुलर फॉर्मेट में इनके डिफरेंसेस लिखिए. मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बोले हैं, इनको जॉट डाउन कर दीजिए. तो इस तरीके से आपके नोट्स बनते जाएंगे. राइट, आई होप आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी हेडिंग डाली होगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने 2 पढ़ी, मार्केट, नॉन मार्केट. फिर हमने मार्केट को क्लासिफाई करा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में. प्लीज मेंटेन योर नोट्स. योर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरीके से, जिस पैटर्न से मैं बता रही हूं, अगर उस पैटर्न से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगे. Okay, students, I hope everybody of you would have had a lot of fun learning about people and resource. It is an easier chapter. Now, in this chapter, till now we've studied about how population can be turned into a set. We've talked about education, health, in all. But now, in the coming lecture, we will be talking about every aspect individually. हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पे क्या क्या किया है, क्या करना बचा है. हेल्थ के एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हर एस्पेक्ट, ट्रेनिंग के एस्पेक्ट पे बात करेंगे. तो आने वाले चैप्टर में हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, हर पैरामीटर को अलग से पढ़कर हम इस चैप्टर की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. Now, not only do the more educated